असम नसिन सिंधिया और पाकिस्तान के फौजी हुकाम इस वक्त आपस में गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। जब आप वीडियो देख रहे हैं, नाज़रीन, बैन अक़वामी तौर पर दिखा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट था तो उस दौरान इंटेलिजेंस क्या थी, यानी खुफिया इदारे रिपोर्ट क्या कर रहे थे, कौन भागा, कौन किसने हेड़ा बनकर पेड़ा खाया, किसने मोदी को बताया कि भाई मारे जाओगे, यहाँ पर तबाही होने वाली है, और किसने ये भी बता दिया कि शायद ये इस खित्ते का कब्रिस्तान बनने वाला है जो कुछ पाकिस्तान आपके साथ करने वाला है। ये बाकायदा से बैन अक़वामी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। ये सारी सूरत आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस सारी सूरत के अंदर एक बार बात बड़ी क्लियर हो गई है कि ये जो हालिया झड़प हुई है, ये जंग हुई है, ये नरेंद्र मोदी के सर में जाकर सट लगी है, यानी मोदी के सर में जाकर लगी है। और जब सर में लगती है, यानी सर में लगना बहुत सख्त लगना होता है। यानी आप देखें ना, किसी का कोई झगड़ा हो जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हमेशा एक ही बात कही जाती है कि सर बचाएं, यानी अपना सर बचाएं। आपके ऊपर अभी भी कोई चीज गिरे तो आप पहले अपना सर बचाएं कि सर में जाकर ना लगे। सर एक इंतहाई सेंसिटिव हिस्सा होता है, तो मोदी के सर में जाकर ये सट बजी है। ये जो जंग थी, झड़प थी, ये मोदी के सर में सट बज रही है। और उसके बाद इंडिया के अंदर इस वक्त टॉप ट्रेंड जो चल रहा है, इंडिया के अंदर टॉप ट्रेंड चल रहा है सरेंडर मोदी। मोदी सरेंडर कर गया है, यानी मोदी जो धोती उठाकर सारी दुनिया का थानेदार बनने की कोशिश कर रहा था, थानेदार साहब को कहा जा रहा है कि थानेदार साहब सरेंडर करें। अब सरेंडर कर गए हैं थानेदार साहब। आपने इंडिया को अमेरिका के सामने थाली में रखकर बेच दिया है। यानी हम तो चले, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहता है बात दुरुस्त भी, हम तो मंगू है, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमारा वही उसे ही सलूट मारेंगे जो हमें पैसे देगा। अमेरिका जब तक पैसे दे रहा है तो हमारा बड़ा ताऊ है, और हम उसे उसी तरह से सलूट पर प्रोटोकॉल देते हैं। जब पैसे नहीं देगा तो वो भी शायद मारा जाएगा, और ये रियलिटी है। यानी हमारी तो क्लियर कट पॉलिसी है, भाई हमारे पास धमरी नहीं है, माल नहीं है, पैसे दो सब, ये क्लियर, पैसे दो। बस IMF है, पैसे दो, यूरोपियन यूनियन है, पैसे दो, चीन है, पैसे दो, अमेरिका पैसे दो, दैट्स इट। इंडिया थानेदार बन रहा था। इंडिया ये कह रहा था कि नहीं, मैं थानेदार, मैं इस खित्ते का नया थानेदार हूँ, मैं यहाँ का इजराइल हूँ, मैं अमेरिका हूँ, मैं नया अमेरिका बन गया। और मोदी वो चूड़ीदार पजामा पहन के और दुनिया के हर कोने में ऐसे करके वो कह मैं थानेदार, हिंदुत्व नजरिया थानेदार। और आखिरी टाइम में जाकर वो बकायदा हिंदुत्व नजरिए की वो जो किताब है इनकी, उसके अंदर अपना नाम लिखवाना चाह रहा था। वहां पर जाकर बिल्कुल आखिरी लम्हे पर जाकर मोदी के सर में ये जो सट बजी है। उसके बाद इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, फौरी तौर पर इस्तीफा दे। और जो विपक्षी दल है इंडिया के अंदर, एक तो ये इंडियन खबरें सुन कर युद्ध, विपक्षी दल, ये सारी चीजें याद हो गई हैं। तो जो विपक्षी दल है, यानी अपोजिशन है, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मोदी युद्ध हार गया है, ज्यादा युद्ध हारने के बाद सबसे पहले मोदी इस्तीफा दे। उसके बाद जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, अगेन पागल साइकोपैथ, ये इस्तीफा दे। जयशंकर राव 40 सालों का डिप्लोमेटिक कैरियर, सफारतकारी में कोई तोप है, किताबें इसके ऊपर लिखी जाएंगी, बहुत बड़ा दिमाग है, इतना बड़ा दिमाग है कि जनाब बहुत ही को बड़ा दिमाग है। उसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले तू इस्तीफा दे। यानी कि युद्ध जारी है, युद्ध के बीच में जंग जारी है, उसके बीच में कैसे IMF ने पाकिस्तान को किस्त दी, कैसे IMF ने पाकिस्तान को धमकी दी, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे। और IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके अंदर मेरे ख्याल में 23 या 25 मेंबर है, और 23 या 25 वो वाले मेंबर्स है जो सारे इंडिया के साथ लवी डवी यानी रोमांस करते रहे, इंडिया से पैसे लेते रहे, फलानी चीजें करते रहे। वो ये पूछ रहे हैं कि तू इतना बड़ा तोप था जयशंकर साहब, तू ये कह रहा है कि तू डिप्लोमेसी का कोई हीरो है, किस दौरान इंडिया पाकिस्तान को कैसे IMF ने पैसे दे दिए। उसके बाद राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का, उससे भी कहा जा रहा है कि लाले तू भी इस्तीफा। तो ये पूरा जो नेक्सस था हिंदुत्व नजरिए का, ये पूरा नेक्सस कोलैप्स कर गया है। ये जो हंडिया थी, ये जो हंडिया जिसके अंदर ये 4, 5, 8 लोग बैठे हुए थे, ये टूट गई है। और पहली दफा इंडियन को अपने फौजी उतारने पड़ेगा, जना फौज आकर इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और उनके चेहरे भी यानी अजीब हो रही है। इससे पीछे था, ये पीछे ही ठीक थे, ये बैकग्राउंड में ही ठीक थे, जिस तरह से ये सामने आए। दादा इंडिया और पाकिस्तान की जो सूरत हाल हुई है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि बड़े थानेदार ने क्या बातचीत की, और वो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को दोबारा से बराए मेहरबानी खोलें और दोबारा से इसे समझे, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ट्रंप असल में क्या कह रहा है, और उसी के अंदर सारी चीजें छुपी हुई। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ कि मैंने इंडिया एंड पाकिस्तान को एक नुक्ते के ऊपर लेकर आ गया हूँ कि जहां पर सीज फायर हो गया है। उसके बाद वो कहता है कि अगर ये सीज फायर पर ना थे तो मिलियंस ऑफ लोगों की जाने जानी थी। उसके बाद वो कहता है कि आई एम प्राउड दैट द US वाज एबल टू, ये हिस्टोरिक डिसीजन हमने दिया है, और एक हिस्टोरिक फैसला मेरी तरफ से हुआ है, मेरी काबीना की तरफ या मेरी एफर्ट की तरफ से, कि मैंने ये सीज फायर करवा दिया है। फिर उसने कहा कि मैं कश्मीर का मसला भी हल करवाऊं। अब 3-4 चीजें जो कि इस स्पीड के अंदर ही समझने की जरूरत है। इंडिया इस खत्ते के अंदर अपना कंपैरिजन कभी भी पाकिस्तान के अच्छे साथ नहीं चाहता। इंडिया कहता था कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ब्रैकेट बना देखे, इंडिया को और चाइना को देखे, इकोनॉमिक माइट को देखे, हमारी मिलिट्री पावर को देखे, हमारे राफेल को देखें, हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम को देखें। एप्पल इंडिया के अंदर आ रही है, अमेरिका आकर वहां पर कर रहा है, मोदी इधर जा रहा है, कभी उसको जफ्फी डाल रहा है, कभी उसको जफ्फी डाल रहा है। मोदी
ये इंडियन यानी पिछले 8-10 सालों से ये था कि 8-10 सालों से ये था कि हमारा कंपैरिजन चीन के साथ होना चाहिए, इंडिया और चीन होना चाहिए। ट्रम्प दोबारा से ही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान यानी उसी लाइन में लेकर आ गया जिसमें हम मंगू खड़े हैं, उसी लाइन में इंडिया को भी खड़ा करेगा, यानी तुम भी मंगू के साथ खड़े हुए, यानी हमारे साथ इंडिया को दोबारा से ट्रम्प की ट्वीट है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। अगेन जो बैलेंस ऑफ पावर हुई है उसमें इंडिया और पाकिस्तान एक दफा फिर आमने सामने बिल्कुल बराबरी की सतह के ऊपर आकर खड़े हो गए। उसके बाद नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उसने कहा कि मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी खतरे में थी। अब जो मिलियंस ऑफ लोग ये कह रहा है, इसका मतलब यह कि एक एटमी जंग होने वाली थी, एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। और इस सारी जंग के दौरान कौन सा वाहिद मुल्क है जो बार बार ये कहता रहा कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाने वाली है? कौन सा मुल्क है जिसने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बुलाया, जो कि बाकायदा न्यूक्लियर आर्सेनल्स को, न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनका कंट्रोल उनके पास है, वो पाकिस्तान है। सो ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्गुमेंट को बाय किया कि शायद ये ज्यादा एस्केलेट हो गया तो ये बात एटमी जंग तक जा सकती है। हालांकि इंडिया के अंदर वाकई इसके ऊपर बहस हुई है कि हमने तो एटमी वॉर की बात ही नहीं की थी, हम तो फलाने से मार सकते थे, फलाने से हम पर युद्ध लाना चाहते थे, लेकिन युद्ध से पहले उसने कहा ना उसने कोई और काम। तो अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी इस आर्गुमेंट को बाय किया। दादा तीसरी चीज जो सामने आई है कि मोदी ने जो अपने आप को साबित किया था वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर वो अपने आप को इमर्ज करवा रहा था, यानी दुनिया के फैसले मोदी कह रहा था कि दुनिया में जो कुछ भी होता है मुझसे मशवरा लेते, मुझसे मशवरा लिया जाता है, मुझे बिठाया जाता है, मुझसे पूछा जाता है। तो ग्लोबल लीडर वाला जो इमेज था वो बर्बाद होकर रह गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना यूरोप आपके साथ खड़ा हुआ, रशिया को आपने बेइज्जत करवा दिया, फ्रांस के जो आचार्य वो आपने बढ़िया मेट करवा दिए, इजराइल का ड्रोन वो अभी तक यानी OLX के ऊपर पाकिस्तानी वो ड्रोन के टुकड़े बेच रहे, उसके जो पुर्जे OLX के ऊपर बेच रहे, लिटरली वो हाल किया इजरायली ड्रोन का। फिर जो सबसे बड़ा चौधरी था अमेरिका, वो उसकी अलग से चीखा नहीं कर रहे। तो जो ग्लोबल लीडर वाला एक इमेज था नरेंद्र मोदी का, वो भी सारी सूरत के अंदर बर्बाद हुआ है। चौथी चीज जो सबसे अहम चीज हुई है कि कश्मीर, जिसके ऊपर इंडिया ये कह रहा था कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके खत्म करके हमने कश्मीर अपना हिस्सा बना दिया है, अब वो अगेन इंटरनेशनलाइज हो गया है, अगेन वो दुनिया का सबसे बड़ा नुक्ता बन गया डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद। यानी कि कश्मीर एक बैन अवी फ्लैश पॉइंट, एक इशू दोबारा से इमर्ज हो गया है। कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के डिमांड से निकल गया। जो पाकिस्तान हमेशा से आर्गुमेंट कर रहा था, या पाकिस्तान की जो दलील थी, या पाकिस्तान जिस चीज को काउंटर कर रहा था कि ये हमारा सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं है, या शिमला एग्रीमेंट के बाद जो पाकिस्तान और खासतौर पर इंडिया ने जो कोशिश की थी कि इसे एक इंटरनल इशू बनाया जाए दोनों ममालिक का, वो एक ग्लोबल स्टेज पर आ गया है, इमर्ज हो गया है। याद ये जो सट थी, इसने कश्मीर को एक इंटरनेशनलाइज करवा दिया है, जो कि सारी चीजें सामने आई। नाज़रीन चौथी चीज जो इस सारे वाकये के अंदर हुई है कि इंडियन मीडिया खुलकर एक्सपोज हुआ है और इंडियन मीडिया मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया है। अब नाज़रीन DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया और पाकिस्तान की इस वक्त मीटिंग जारी है। इस वक्त अभी की खबरें आ रही हैं राइट नाउ कि उनकी मुलाकात हो रही है, मुलाकात से मुराद कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर सारे बातचीत सीज फायर के हवाले से होंगी, क्योंकि इसका जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो पॉलिटिकल की आदत निकालेगी, और पॉलिटिकल चेहरा पाकिस्तान के अंदर क्या है या नहीं है क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इंडिया के अंदर सियासी चेहरा खत्म हो गया। इंडिया के अंदर मोदी अपनी क्रेडिबिलिटी बतौर पॉलिटिशियन, बतौर लीडर खत्म कर गया है। यानी इंडिया के अंदर से मोदी के हवाले से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप युद्ध हार गए हैं, और युद्ध हारने के बाद आपको रिजाइन करना चाहिए, तो इस युद्ध में मजीद जो बाकी चीजें आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब मोदी को फेस सेविंग भी चाहिए, तो क्या फेस सेविंग करने के लिए मोदी को सीज फायर सूट करता है? क्या ये सीज फायर अभी जाकर मोदी को इन हालात के अंदर सूट करेगा कि जहां पर वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए, जहां पर बिल्कुल खत्म हो जाए, जहां पर बिल्कुल कोलैप्स कर जाए? ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। दादा ने खबर है, बल्कि कुछ इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, मैं पहले वो आपको सुना दूं, फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस क्या थी सुने कि जो भारत की एनालाइज करिए कि जो भारत की एयर डोमिनेंस की यानी कि जो एयर सुप्रीमेसी थी वो खत्म हो गई। अब मैं दर्शकों के लिए समय हमारे साथ हजारों व्यूअर्स इस समय पब्लिक इंडिया पर जुड़े हुए हैं, मैं ये सिर्फ लोगों के लिए बताना चाह रही हूँ कि वी आर कोटिंग अ स्टोरी फ्रॉम टेलीग्राफ। ये टेलीग्राफ की हुई स्टोरी है जिसमें मेम्फिस बाकर की स्टोरी है। मेम्फिस बाकर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंट who's done this story. He's a senior foreign correspondent और ये उनका कहना है कि J-10Cs, PL-15s मिलाकर चाइना और पाकिस्तान में एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क बनाया है जिसकी वजह से हमारे पायलट ट्रैप हो गए। पायलट या अब ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर, यानी ये जो मोदी के सर में सेट हो है ये मोदी मीडिया के सर में भी जाकर बजी। वही मीडिया जो मोदी से पैसे लेकर खाता था, मोदी ने चैनल फ्री के होते थे, कल तक तारीफें कर रहा था, जब उनकी अपनी धोती उतरी है तो ये पूरा मीडिया इंडिया का मोदी के खिलाफ हो गया। वो गया मोदी रिजाइन कर गया, बिल्कुल यानी कोई इज्जत छोड़ी नहीं है। आज दुनिया भर में जो भी इंडियन है वो शर्मिंदा है, आज उसका सर झुका हुआ है, क्योंकि क्लेम ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान फारिग हो गया है, पाकिस्तान आपस में लड़े हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, इख्तिलाफात हैं, ज्यादा हम मार सकते हैं, ये मुल्क कर्जे ले रहा है, कर्जों पर चल रहा है, इसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, बर्बाद हो गई है, ज्यादा मोदी जी
ये सही टाइम है कि पाकिस्तान में घुस जाओ। अब वैसा नहीं है। पाकिस्तान की जो एयर डोमिनेंस है उसके बारे में दुनिया अभी मैं सिर्फ आपके सामने खबर रख देता हूँ। अब आप अंदाजा लगाएं, ये जे डिफेंस वही है जो इंडिया के अंदर मौजूद था जिस दिन पहलगाम वाकया हुआ, और ये इंडिया के बिल्कुल ये इसीलिए स्टेटमेंट दी थी कि हमारा जी इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये CNN रिपोर्ट कर रहा है। जे डिफेंस कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी to encourage ceasefire talks after receiving alarming intelligence। जे डिफेंस यानी अमेरिकी लाइन सदर ये कह रहा है कि उसने मोदी को फोन किया और फोन करके कहा प्रभा पीछे हट जा, मारा जाएगा। चूंकि जो अलार्म इंटेलिजेंस मिल रही है, खुफिया इदारों की रिपोर्ट मिल रही है, वो ये बता रही है कि नहीं है ये भाई आ गई, रोटी नहीं इनसे पूरी हो रही थी, ये तो किन के माथे लग गया है। ये आपस में लड़े हुए थे, कपड़े इन्होंने फाड़े हुए थे, इन्हें बेटा घुमा हुआ था, ये किधर तू जा रहा है। अब वाकई CNN रिपोर्ट कर रहा है a core group of the top US officials, including Vice President J. Vance, Secretary of the State, and the interim National Security Advisor Marco Rubio, had been closely monitoring the escalating conflict between India and Pakistan. बड़े closely सारे मामलों को देख रहे थे। While they declined to describe the nature of the information, citing its sensitivity, they said it was critical in persuading the three officials that the US should increase its involvement। यानी उन्हें इंटेलिजेंस मिली और उसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्हें अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसे बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जंग को किसी तरह से रुकवाया जाए। जे डी वेंस, अमेरिकन नाइट सदर हिमसेल्फ कॉल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसने खुद मोदी को कॉल की कि उसने कहा पीछे उला दे, ये किस तरफ जा रहा है। द वाइस प्रेसिडेंट ब्रीफ्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प, फिर जे डी वेंस ट्रम्प के पास गया और उस ट्रम्प को जाकर उसने कहा कि भाई मेहरबानी मोदी से बात करो यार, ये बंदा किस चक्कर में पड़ा हुआ है। Making clear to the Indian Prime Minister that the White House believed, कि White House believed कर रहा है, यकीन रख रहा है, there was a high probability for a dramatic escalation as the conflict went into the weekend। उसे कहा गया कि अगर ये वीकेंड तक ये कॉन्फ्लिक्ट जाता है तो व्हाइट हाउस को ये इंटेलिजेंस मिल गई है कि बहुत ज्यादा मुमकिनात है, प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर यहाँ से चीजें वापस नहीं होंगी और डी एस्केलेशन का रास्ता खत्म हो जाएगा। The behind the scene details of the US involvement have not previously been reported। इससे पहले अमेरिकन behind the scene involvement वो कह रहे हैं CNN कह रहे रिपोर्ट नहीं हुई थी। At this point, the US believed that the nuclear armed neighbors were not talking and it need to get them back to the bargaining table। Vance also outlined to the Modi a potential off-ramp that the US understood the Pakistanis would be amenable to। The officials said they would not offer the details। उसके बाद ये कह रहे हैं कि रूबियो ने जनाब उधर भी कॉल की, इधर भी कॉल थी और बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने बीच में घुसकर बचाव करवाया है और मोदी को ये बताया कि भाई तू मिसअंडरस्टैंड कर गया है, तू किसी और कोई ख्वाब देख रहा था, तू असल में चूड़ीदार पजामा पहनकर तूने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये कहानी शराब है, लिहाजा पीछे हट गया। दादी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े साफी हैं, बहुत बड़ी बड़ी आवाजें हैं, बड़े मुतबर लोग जो दिमाग रखते हैं, वो दरखास्त ये कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स से बाहर है, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, आपका मुकाम बहुत बड़ा है, बराए मेहरबानी सारी चीजों से बाहर है। क्या रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।